सो यो व्हाट्सअप एस्पिरेंट्स, कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई। आई होप अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है शिवांग एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल गाय विद गाइडेंस। नीट 2023 में मेरा स्कोर था 287 और नीट 2024 में मेरा स्कोर है 677 विद एन अप्रॉक्सीमेट रैंक ऑफ 8300। मैंने अपनी कोचिंग एलन इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ से की थी। फिर इस चैनल को बनाने का वन एंड ओनली मोटिव यही है कि मैं तुम लोगों को तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। मतलब अगर किसी एक भी एस्पिरेंट को मेरे वीडियो बनाने से मदद हो रही है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। तो इस वीडियो में मैं तुमको एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा कि तुम पूरे साल, रादर अब तो सिर्फ 9 महीने बच रहे हैं, तो इन पूरे 9 महीने के दौरान तुमको कैसे पढ़ना चाहिए या फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी थी। इस वीडियो को मैं सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और एक एक पार्ट को हम डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। तो यार 9th 10th तक आई वॉज क्वाइट एन एवरेज स्टूडेंट, मतलब 75 80 85 के आसपास परसेंटेज बन जाती थी। और 10th में हमारा कोविड बैच था तो 10th में स्कूल वालों ने मार्क्स बांटे थे, लेकिन मुझे नहीं बांटे, मेरे 87.8% रह गए। तो जो 90% का जो बेंच मार्क सेट करा हुआ है तो उसको मैं क्रॉस नहीं कर पाया था। फिर यार 11th आई तो यार 11th मेरी भी आधी से ज़्यादा बर्बादी गई थी, मतलब आधा टाइम तो कोविड में निकल गया था, तो फिर आधी से ज़्यादा मेरी भी 11th तुम सबकी तरह बर्बादी गई थी। हालांकि 11th में मैं टॉप के 4-5 बच्चों में आने लग गया था, ऑल थैंक्स टू माई स्कूल टीचर्स। फिर यार 12th में मैं बहुत घिसने लगा था, मतलब मेरा एक एम बन गया था कि वो जो स्कूल का जो पर्चा निकलेगा ना बाद में बोर्ड रिजल्ट के बाद में, तो अपने को उसमें फ़ोटो चाहिए। तो फिर 12th में मतलब काफ़ी मेहनत करके फिर 12th में आई गॉट 96.8%। Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! हालांकि बोर्ड्स की परसेंटेज कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन बोर्ड्स की तैयारी करते करते मुझे मेहनत करने की आदत पड़ गई। मतलब 8 9 10 घंटे बैठना है, बैठ के किताब को लेके बैठना है, पढ़ना है, तो मेरे को इस चीज़ की आदत लग गई, तो मेरे लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल था। फिर यार 12th के बोर्ड्स देने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि यार बर्बाद है, 11th भी बर्बाद है और 12th भी, मतलब कंपटीशन के हिसाब से तो करी ही नहीं है। तो ऐसा करता हूँ कि पहला अटेम्प्ट मैं ऐसे ही दे देता हूँ, फिर उसके बाद जो भी कोई कोचिंग कोई बैच स्टार्ट करेगी तो उसमें लग जाएंगे। तो साथ में ही वाला अटेम्प्ट 2023 वाला मैंने ऐसे ही दिया और एज एक्सपेक्टेड मेरा स्कोर 287 ही आया। लेकिन यार तब मुझे पता चलता है कि मेरा एक दोस्त, मतलब जिसके बोर्ड्स में मेरे से सिर्फ 3 नंबर ज़्यादा थे और मेरा क्लासमेट, तो वो नीट में 550 नंबर मार के आया। तो यार मेरे को ये लग गया कि यार अब तो अपने को कुछ करना है, अपने को भी चाहिए भाई सिलेक्शन, क्योंकि वो बंदा, मतलब मेरे दिमाग में ये आ गया ना कि भाई वो दोस्त इतना अच्छा स्कोर लेके आया, मैं 300 भी नहीं ला पाया, वो 550 ले आया, अगले साल तो उसका सिलेक्शन पक्का है, तो अपने को भी सिलेक्शन चाहिए, है ना। एक मोटिव, हालांकि पहले से मोटिवेशन थी कि हाँ भाई MBBS करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, लेकिन वहाँ से एक किक और मिली। तो उसके बाद मैं सीधा चंडीगढ़ चला गया और मेरा बैच अराउंड स्टार्ट हुआ 10 मई का मेरा बैच स्टार्ट हुआ। तो मैं सीधा एलन चंडीगढ़ ज्वाइन करके अपना मैं वहाँ कोचिंग में लग गया। और देखो तुम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है, मतलब डे 1 से मैंने सोच लिया था कि हर रोज 9 से 10 घंटे की सिटिंग लगानी ही लगानी है, 9 से 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने ये मतलब दृढ़ निश्चय बना लिया था कि इतना तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और यही सलाह मैं तुम लोगों को दूंगा कि यार मोटिवेशन ले लो एक, और दिन की कम से कम 8 से 10 घंटे की सिटिंग लगानी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अदर देन कोचिंग। डेली रूटीन की बात करूं तो यार वो हर बंदे का वेरी करेगा, जो जिस तरह से कंफर्टेबल है वो उस हिसाब से अपना डेली रूटीन सेट करेगा। लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि हमको 9 से 10 घंटे अदर देन कोचिंग अपने पढ़ाई के निकालने हैं। मतलब अपना डेली रूटीन उस हिसाब से सेट करो, ये सोच के कि 10 घंटे अपने पढ़ाई के निकालने हैं, जो मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है उसके लिए। हालांकि मैं अपना डेली रूटीन भी तुम्हारे साथ एक बार डिस्कस कर देता हूँ। मेरी 8 बजे से 1 बजे तक मेरी एलन की कोचिंग होती थी। फिर 1 बजे के बाद मतलब 2 बजे तक खाना वाना खा के मैं अपने रूम पे पहुंच जाता था, फिर मैं सीधा ना सो जाता था। तो अपना 2 से 8:30 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे फिर मैं उठ जाता था। फिर उसके बाद 9 साढ़े 9 तक खाना वाना खा के थोड़ा घूम घाम के घर वालों से बात करके 10 बजे या 9:30 बजे, 9:30 से 10 के बीच में मैं पढ़ने बैठ जाता था। फिर मैं तब से मतलब सुबह तक पढ़ता था, मतलब कभी चेयर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ कभी, और फिर अगर थक गया चेयर पे बैठ के तो फिर मैं बेड पे बैठ के, वो जो बेड पे वुडन टेबल आती है उसके ऊपर किताब रख के पढ़ रहा हूँ। और फिर मैं 7 साढ़े 7 बजे तक इतना पढ़ता था और फिर अपना कोचिंग के लिए रेडी होने लग जाता था। फिर मैं कोचिंग चला जाता था, 8 बजे की कोचिंग होती थी। नाश्ता मैं कोचिंग में पहले लेक्चर के बाद ही कैंटीन में करता था। तो मेरा ये रूटीन था
पूरे साल भर ये रूटीन रहा है मेरा। और मतलब तुमको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारे ये रूटीन है कि 6 घंटे सोना है हमको और 8 से 10 घंटे की स्टडी करनी है, तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी यार मैं तुम्हें 8-10 घंटे बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बस 8 घंटे ना किताब खोल के बैठे हो अपने सामने, फिर तो तुम ऑब्वियसली तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। तो तुम्हें क्या है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। मतलब जैसे कि ना 10-15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होता था, कोचिंग से वापस घर जा रहा हूँ तो उस टाइम पे तो मैं अपने दिमाग में सोच लेता था कि मेरे को ये करना है, मेरे को इस चैप्टर के मॉड्यूल करना है, इस सब्जेक्ट का ये करना है, पहले सबसे पहले जो क्लास में है उसको रिवाइज करना है, फिर उसके बाद मेरे को बायो में ये रिवाइज करना है, पीछे का ये रिवाइज करना है, मॉड्यूल लगाना है, ये चैप्टर का PYQ करना है। तो मेरे एक दिमाग में एक बेसिक माइंड मैप बन जाता था कि मेरे को उस दिन में क्या करना है। फिर मैं सोता था, फिर मैं उठ के जो मैंने टास्क बनाए हैं, टारगेट्स बनाए हैं, मैं उसको पूरा करना है। अब वो हो सकता है कभी कभी तुम्हारा 7 घंटे में पूरा हो, किसी दिन तुम्हारा 10 घंटे लग जाए तुम्हें, और किसी दिन तुम्हें 10 घंटे भी कम पड़े उस टारगेट को पूरा करने में। तो लेकिन एक टारगेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम 10 घंटे तक बस किताब खोल के बैठे हो। मतलब 10 घंटे तक तुम पढ़ना है अच्छे से, है ना। बीच में थोड़ा बहुत मैं ऐसे शॉर्ट स्क्रॉल करने लग गया, ऐसे 10-15 मिनट यूट्यूब चला लिया, तो ऐसे बीच बीच में थोड़े थोड़े से ब्रेक, इतना तो हो जाता है। हाँ, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए, मतलब जो मेरी अप्रोच थी, एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। यार लोग बायो में कह के थक गए हैं कि यार NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो। तो यार मैं भी यही करता था, मैं मॉड्यूल्स को तो मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाता, मेरे मॉड्यूल्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, चाहे मैं तुमको दिखा दूंगा। बाकी सिर्फ मैं एक बार नोट्स की रीडिंग लगा लेता था जो क्लास में होते थे, जिससे मेरे को माइनर्स में हेल्प मिल जाती थी। और उसके बाद मैं NCERT के रट्टे लगाता था, गाली बैठा तो NCERT देख रहा हूँ, वो लाइन्स रट रहा हूँ। तो मतलब इतना पढ़ लोगे अगर तुम NCERT, तो तुम्हें NCERT लाइन बाय लाइन याद हो जाएगी। और वो ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यार हर कोई बोलता है कि NCERT लाइन बाय लाइन ही तुमको आनी चाहिए, वो लाइन ही उठ के नीट के पेपर में आएगी, तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मेरी जो अप्रोच थी वो 12th से यही थी, क्योंकि 12th में मेरे को बोर्ड्स के लिए लिखना होता था। तो मैंने NCERT, जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल मलेरिया वाला टॉपिक पढ़ा फॉर एग्जांपल मैंने, तो मैंने उसको लिखता था, उसका जो फ्लो चार्ट NCERT में बनाया, तो फिर वो मैंने एक नोट कॉपी बना के, तो फिर मैं उसमें वो लिखता था, और जो NCERT में जो टेक्स्ट लिखा है उसके बारे में मैं वो भी लिखता था, ताकि मेरे को बोर्ड्स में लिखने की आदत पड़ जाए। तो फिर मेरे को ये पता चला कि इससे तो एक एक लाइन याद हो रही है। जब बायो मैंने स्टार्ट की, तो मैंने NCERT जो मैं पढ़ी पहले NCERT, तो रादर देन मैं सिर्फ पढ़ते रहता था, मैं एक बार उसको लिखता था। तो मतलब पूरी NCERT, दोनों NCERT मैंने 12th की NCERT मैंने 2 बार और 11th की 1 बार वो मैंने अच्छे से लिख रखी थी। तो यार लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते, तो जो मैंने ले रखा था, मैंने टारगेट बैच ले रखा था, तो मैं टारगेट बैच के क्वेश्चंस धड़ाधड़ सॉल्व करते रहता था, और वो NCERT से होते थे, तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बायो की हो जाती थी। तो बाकी मेरे को बायो पढ़ना पसंद भी था। बाकी यार फिजिक्स की बात करूँ तो यार मेरे जो कोचिंग के फिजिक्स के टीचर थे, ही वॉज अ जेम। मैं कुछ भी बोलूँगा उनके बारे में तो वो वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को उन्होंने इतनी इजीली पढ़ाया, उनके नोट्स बड़े कॉम्पैक्ट होते, तो पढ़ने में भी मतलब ज़्यादा कोई लोड नहीं आता था। और उसके बाद सिर्फ मॉड्यूल के जो LN का मॉड्यूल होता है, उसमें सिर्फ मैं जो करता था बिगिनर्स बॉक्स और इलस्ट्रेशंस वगैरह, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1 और उसके बाद PYQ। देखो यार मॉड्यूल तुमने कर लिया, मॉड्यूल से तुमको एक आइडिया पड़ गया कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन यार PYQ वो क्वेश्चन है जो आ चुका है, और मोस्टली वो रिपीट होने के हाई चांसेस होते हैं। तो यार देखो, मैं तुमको ये मेरी सलाह रहेगी, मतलब मैंने 2 बार PYQ सॉल्व किए थे, एक बार तो जब चैप्टर चल रहे थे उसके साथ साथ, और एक बार मैंने रिवीजन के टाइम पे, फिजिक्स के रिवीजन के टाइम पे मैंने और कोई क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने सिर्फ पहले थ्योरी फॉर्मूला वगैरह मैंने लर्न करा, फिर उसके बाद मैं सीधा PYQ पे कूद जाता था। मतलब जब सिलेबस कंप्लीशन के बाद जब मेरे को रिवीजन करनी थी फिजिक्स की, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसे 2 बार मेरे PYQ हो गए, तो मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली नीट के एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड ही थे, ऐसे ही थे, और फॉर्मूला बेस्ड थे। और बाकी यार मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि यार कम से कम 2 से 3 बार PYQ ज़रूर कर लेना हर सब्जेक्ट में। मतलब हाँ, फिजिक्स में मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी, मैंने थ्योरी के लिए सिर्फ मॉड्यूल की एक रीडिंग मारी थी हर चैप्टर में। ये मान लो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स की मैंने बस इनकी NCERT पढ़ी थी फिजिक्स में। लेट्स कम टू केमिस्ट्री। देखो यार केमिस्ट्री में इस बात का ध्यान रखना कि NCERT रीडिंग इज मस्ट, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, या फिर वो इनऑर्गेनिक हो। तो यार सबसे पहले
हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने क्या किया था, मैंने मॉड्यूल्स करे थे, मैंने पीवाईक्यू करे थे। पीवाईक्यू मतलब पीवाईक्यू इधर भी मैंने जैसे तुमको बोला कि पीवाईक्यू 2 से 3 बार तुम्हें हर सब्जेक्ट की करने ही करने हैं, तो पीसी और फिजिक्स में तो तुमको करने ही करने हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाले हैं, तो तुम्हारी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी करने। और फिर मैं मॉड्यूल्स करता था, मॉड्यूल्स की सारी एक्सरसाइज वगैरह जो एलन का मॉड्यूल होता था मैं वो करता था। फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और जो बैक वाले क्वेश्चंस होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने वो करे थे, तो तुम्हें भी करने हो। एक बार एनसीईआरटी तुमको फिजिकल केमिस्ट्री की भी पढ़नी पड़ेगी, मतलब जो मेरा सजेशन तुम्हारे लिए रहेगा। ऑर्गेनिक, देखो यार ऑर्गेनिक में तुमको बताऊं, एनसीईआरटी ही माता है, जैसे बायो में वैसे ही ऑर्गेनिक में। मतलब मेरा जो मानना है ऑर्गेनिक और बायो का नेचर सेम है, क्योंकि ऑर्गेनिक में तुमको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे तुम कोचिंग के नोट्स फेंक दो, मतलब छोड़ दो। मैंने भी कोचिंग के नोट्स एक टाइम पे बीच में आगे छोड़ ही दिए थे। मैं ऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, मतलब 3 बार कम से कम मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है ऑर्गेनिक की, और तुम्हें भी पढ़नी पड़ेगी 2 बार 3 बार 4 बार। एक बार से तो काम होगा ही नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जितनी बार तुम ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ सको, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर उठ के आना है ऑर्गेनिक का, तो उससे वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर ही नहीं सकता। तो वो तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी। बाकी यार ऑर्गेनिक में पीवाईक्यू जैसे मैंने बोला 2 बार तुमको लगाने, बाकी मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेता था मन करा तो। हालांकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में ज़्यादा नहीं की। मैं ऑर्गेनिक में, जैसे मैंने बायो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करे जो टारगेट बैच में होते थे, थोड़े थोड़े से। बायो में और ऑर्गेनिक में ज़्यादा फोकस मेरा रहता था रिवीजन पे या फिर एनसीईआरटी रीडिंग पे, एनसीईआरटी के रट्टे लगाने में रादर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब देखो तुम्हारे लिए क्या सूट करता है। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक पे। तो यार टू बी ऑनेस्ट, इनऑर्गेनिक सबसे वाहियात सब्जेक्ट लगता था मुझे और सबसे डरावना सब्जेक्ट लगता। मेरे पे इनऑर्गेनिक होती ही नहीं थी, लेकिन यार कंपटीशन में आनी है तो करनी तो है ही। लेकिन यार मैं सही बताऊं, मैं और इनऑर्गेनिक के नाम का जब सेंटर में मैं जा रहा था तो मैं रोता रोता गया हूँ कि यार अगर इनऑर्गेनिक गलती से हार्ड आ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यार भगवान की कृपा से इनऑर्गेनिक आसान आई है और मेरे इनऑर्गेनिक में फुल भी थे। मतलब इनऑर्गेनिक मुझे इतनी खराब लगती थी कि मैंने पढ़ी नहीं पूरे साल। फिर जो एंड में जो सिलेबस कंप्लीशन के बाद का टाइम हुआ, फिर मैंने एनसीईआरटी, मतलब तुम्हें तो पढ़नी है यार ऑब्वियसली, है ना, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ मेरा क्या हाल हुआ था। मैंने सिर्फ पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी पढ़ी थी और वही उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे टू बी ऑनेस्ट। फिर और पी ब्लॉक और जो सॉल्ट एनालिसिस उसको मैं छोड़ दिया था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को ना ऐसे गट फीलिंग आ रही थी कि यार जो सॉल्ट एनालिसिस है वो भी ऐड हुआ है तो वो सेक्शन बी में डाल देंगे। और जो पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन आया था वो मैंने तुक्के में सही कर दिया था, है ना, कभी कभी तुक्का भी काम कर जाता है और भगवान की कृपा से वो सही हो गया, है ना। और फिर उसके बाद डीएफ और कोऑर्डिनेशन मैं मतलब जो 2024 के अटेम्प्ट के लिए मैंने पढ़ी ही नहीं। मैंने अपने जो ट्यूशन के क्लास 12th के जो बोर्ड्स के नोट्स थे बस वो रख दिया। मैंने कहा यार कुछ नहीं तो कुछ ही सही। केमिस्ट्री मेरे 175 मार्क्स थे, हाँ तुम्हें बता देता हूँ, 355 मार्क्स मेरे बायो में थे और 147 मेरे फिजिक्स में थे। तो देखो यार, हो सकता है इस वाले पॉइंट पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने फील करा है, मतलब मैंने ये फील करा है कि टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हर कोई बोलता है कि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे बहुत ओवर हाइप लगा ये जो है ना कि टेस्ट देना टेस्ट देना। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ऑब्वियसली टेस्ट देने से पहले आपको अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट होना चाहिए। आपका सारा बैकलॉग खत्म हो गया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपको सिलेबस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी तो आप टेस्ट, मतलब मेरी जो मेंटेलिटी है, हो सकता है मैं इस पे गलत भी हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है कि टेस्ट से पहले अपना सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि सिलेबस भाई साहब आधा रह रहा है और फुल सिलेबस टेस्ट लगाए जा रहे हैं। तो यार हॉलीडेज मतलब 2 टाइप की होंगी ऑब्वियसली, एक तो होगा तुम्हारा बिफोर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और एक होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। अब ये मान लेते हैं कि फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो पहली टाइप की जो हॉलीडेज होंगी जो तुम्हें कोचिंग के बीच में मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल संडे में जो हॉलीडे होगी, तो वो तुम्हें कैसे यूज करनी है। मैं तुम्हें अपना बता दूं कि मैं कैसे यूज करता था। वैसे डेली का काम तो मैं डेली कर रहा हूँ, लेकिन अब अगर मैं बात करूँ हॉलीडे की, संडे का दिन मिल गया मेरे को, तो मैं पहले तो अपनी नींद पूरी करता था, फिर अपना फ्रेश व्रेश उठ के मैं उसके बाद में अपना पढ़ने बैठता था। जो अपने बैकलॉग्स होते थे मेरे उनको क्लियर करता था और उसके बाद पीवाईक्यू वगैरह, और या फिर जो रिवीजन मेरे को करना होता था, मॉड्यूल सॉल्व करना होता था, या फिर जो फॉर एग्जांपल बायो का रिवीजन करना है या ऑर्गेनिक का रिवीजन करना है, तो मैं उन हॉलीडेज में वो कर लेता था। जैसे बायो का कोई पिछला चैप्टर है तो मैं उसको पढ़ लेता था, ऐसे था। आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मानो तुम्हारा मार्च की स्टार्टिंग तक 7 मार्च फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं और 7 मई को तुम्हारा पेपर है, तो तुम्हारे पास अभी 2 महीने बच रहे हैं पूरे। तो
उस टाइम में तुमको क्या करना है, उस टाइम में ऑब्वियसली तो अब जो जैसे तुम पहले हॉलीडेज को कंज्यूम कर रहे थे उस तरह तो नहीं कर सकते ना कि भाई सो रहे हैं, चिल मार रहे हैं ना, 10 घंटा सो रहे हैं, फिर उसके बाद ना थोड़ा टाइम बच रहा है उसमें पढ़ रहे हैं। नहीं, तुम्हें अपना जो पुराना है वो रिवाइज करना है, फिर तुम्हें जो टेस्ट देने हैं वो करने हैं। मैंने तुम्हें अपना बता दिया कि मैं घर आ गया था और मैं अपना फुल फोकस रिवीजन पे दे रहा था और टेस्ट पे थोड़ा कम दे रहा था, हालांकि 50-50 देना चाहिए था मेरे को। तो अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कैसे करना है। वो जो टाइम है उसमें तुम्हारे पास बस 2 काम होने चाहिए, तुम्हें इतना ध्यान होना चाहिए कि तुम्हें बस पढ़ना है, खाना है और सोना है, 3 काम होने चाहिए। तो मैं क्या करता था, मेरे दिमाग में एक ये सेट होता था कि 6 घंटे सो रहा हूँ मैं, 24 घंटे में से 6 घंटे मैं सो रहा हूँ, बाकी सारे टाइम जो बच रहा है मुझे सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि नीट ऑब्वियसली पास आ गया तो 2 महीने इतना तुम कर सकते हो भाई कि तुम दिन में 18-18 20-20 घंटे पढ़ रहे हो, 5-6 घंटे सो। मेरा भी यही था, मैं 5-6 घंटे सो रहा हूँ, फिर बाकी के टाइम मैं पढ़ ही रहा हूँ, खा रहा हूँ। इससे अलावा तुम्हें और कोई और काम करना नहीं है। और उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम 10-10 12-12 घंटे ना सो जाओ। क्योंकि मैं अपना बताऊं, मेरा 6 फरवरी को सिलेबस कंप्लीट हो गया था, 9 मार्च को मैं घर पहुंचा। तो इस ये बीच का जो टाइम है ये मेरा सोने में ही निकला है। मतलब अब कोई कोचिंग वोचिंग तो जाना नहीं होता था, तो मैं सो रहा हूँ भाई साहब 10-10 12-12 घंटे। ऐसे नहीं करना तुम्हें अपना, जैसे मेरा 1 महीना वेस्ट हो गया इसी चक्कर में। इसलिए तो मैं घर आया कि कम से कम घर वाले एक चेक रखेंगे कि हाँ भाई सो तो नहीं रहा। तो घर पे आके थोड़ा सा मेरी पढ़ाई फिर अच्छे से हो पाई। तो तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जो अपने बैकलॉग्स हैं या फिर जो अपने वीक पॉइंट्स हैं उनको पढ़ना है तुम्हें उस टाइम में, और आलसी नहीं बन जाना, 10-10 12-12 घंटे नहीं सोना है। तो यार आई होप तुमको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, और अगर लगी हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। मतलब ऐसे मैं वो तो नहीं करूंगा कि हाँ लाइक कर देना, ये कर देना। अगर लग रही है तो कर देना, बाकी यार वीडियो मैं बनाता रहूंगा। और अगर ऐसे कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो मेरे से, तो यार इंस्टा आईडी डाल दूंगा। इंस्टा पे मैं 24 घंटे ऑनलाइन रहता हूँ, तो तुम मैसेज कर सकते हो, मैं तुमको कोई भी क्वेरी हो मैं बता दूंगा। बाकी तो यार चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो।